देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत एक टैरिफ किंग है, लेकिन इस बार 2 अप्रैल अमेरिका के लिबरेशन डे पर डोनाल्ड ट्रंप ने अलग अलग देशों के ऊपर खुद ही टैरिफ लगा दिए, ये कहते हुए कि अमेरिका को लूट किया गया है, प्लंडर किया गया है और इसलिए अमेरिका का टैरिफ लगाना सही है। तो अब ये जो टैरिफ्स आए हैं, इस पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है, इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, कौन से देश पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, और ये भी चर्चा आ रही है कि आखिर टैरिफ्स है क्या, भारत पर इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, भारतीय उद्योग कैसे प्रभावित होगा। तो आज सारा ये सब डोनाल्ड ट्रंप की मंशा, क्यों इन्होंने ये लगाए हैं, ये सारी चीजें, इस पूरे मुद्दे को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ जो मुद्दा आपका टॉपिक है मेन, इसका जो थीम है वो है इकोनॉमिक नेशनलिज्म, यानी कि आर्थिक राष्ट्रवाद, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के फेमस स्लोगन से दोबारा यहाँ राइज में आ चुका है। इकोनॉमिक नेशनलिज्म की वजह से दुनिया भर में आप देखो वर्ल्ड ऑर्डर प्रभावित हो रहा है, राइट। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले टैरिफ क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, टैरिफ प्रमुख तौर से एक आयातित देश जहां से सामान मंगा रहा है उस पर एक रेट लगाता है। हर देश के पास अपना अधिकार होता है कि वो टैक्स लगा सके। तो बाहर से जो चीज आ रही है उस पर भी देश का अधिकार है कि हाँ भैया, हम इस पर टैक्स लगा सकते हैं। अब अगर किसी देश को लग रहा है कि बाहर से आने वाला प्रोडक्ट काफी सस्ते रेट में आ रहा है और इससे इनका जो घरेलू उद्योग है वो प्रभावित होगा, इनके राष्ट्रीय हित में इतनी सस्ती चीज मंगाना नहीं है, तो बहुत बार ये देश उस बाहर से आने वाली चीज पर टैरिफ लगा देते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा ब्रिटेन ने हमारे साथ उनकी औद्योगिक क्रांति के टाइम पर किया था। ब्रिटेन ने हमारे ऊपर उपनिवेशवाद किया, कॉलोनियलिज्म किया। अब हमारे यहां से जाने वाला सस्ता कपड़ा ब्रिटेन के हाई टैरिफ का शिकार हुआ। इससे हमारा सस्ता कपड़ा ब्रिटेन के मार्केट में नहीं बिक पाया और ब्रिटेन की लंकाशायर और टेक्सटाइल मिल्स के कपड़े काफी ज्यादा मात्रा में ऊपर बढ़े, क्योंकि ये ज्यादा प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटिव हो गए। जिस भी चीज का रेट कम होता है वो चीज मार्केट में ज्यादा बिकती है, लेकिन टैरिफ लगा देने पर बाहर से आने वाली चीज महंगी हो रही है, इसलिए आपका घरेलू उद्योग जो है वो ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो जाता है, क्योंकि वो चीज ज्यादा बिकती है। ऐसे कर करके ब्रिटेन ने हमारे कपड़ा मार्केट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, राइट। तो टैरिफ का जो बर्डन है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये कंज्यूमर पर काफी ज्यादा पड़ता है, यानी कि उपभोक्ता के ऊपर इसका बर्डन काफी ज्यादा पड़ता है, क्योंकि जो बढ़ा हुआ रेट है, जैसे बाहर से तेल आ रहा है, अब तेल पर मैं टैरिफ बढ़ा दूं, टैक्स बढ़ा दूं, तो इससे उसका जो यहां पर नुकसान है वो कंज्यूमर पर होगा, वो उपभोक्ता पर होगा। लेकिन उपभोक्ता का ध्यान ना रखते हुए बहुत बार कंट्रीज टैरिफ को लगाया करती हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पूरे विश्व के साथ यहां इनका 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा है, यानी कि 1.2 ट्रिलियन डॉलर की मात्रा यहां अमेरिका ज्यादा आयात करता है कंपेयर टू जितना बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, निर्यात कर रहा है। मान लीजिए अमेरिका यहां पर 2 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है, मान लीजिए, और उसके रिटर्न में, उसकी तुलना में अमेरिका 3.2 ट्रिलियन डॉलर का आयात कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। इससे व्यापार घाटा होता है, आयात ज्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात कम हो रहा है। और ये जो आपका ट्रेड डेफिसिट है, ये डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं कि इतना ट्रेड डेफिसिट है, और इसका रीजन डोनाल्ड ट्रंप ये बताते हैं लिबरेशन डे पर भी कि बाकी कंट्रीज ने अमेरिका पर काफी हाई टैरिफ लगा रखे हैं और अमेरिका ने दूसरे देशों पर, अन्य देशों पर उतने टैरिफ नहीं लगा रखे हैं, और अमेरिका दूसरे देशों पर टैरिफ लगाकर इसे बैलेंस करना चाहता है। तो ये अमेरिका यहां पर चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए हमेशा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करते हैं कि दूसरे देशों को अपना फायदा उठाने नहीं देंगे। अब अगर आप टैरिफ्स को देखें तो यहां आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी। सबसे ज्यादा चाइना और वियतनाम पर टैरिफ है। देखिए, वियतनाम बहुत ही सस्ते में प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। वियतनाम में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, बिल्कुल वैसे जैसे चाइना में, तो बहुत सस्ते में प्रोडक्ट बना के यूएस में ही डंप करते जा रहे हैं। दैट्स व्हाई वियतनाम, चाइना पर सबसे ज्यादा टैरिफ्स लगे। इसके बाद ताइवान। अब आप देखो, ताइवान अमेरिका का ट्रेडिशनल एलाई रहा है, पारंपरिक तरीके से अमेरिका का दोस्त रहा है, लेकिन इस पर भी ज्यादा टैरिफ लगा दिए। इसके साथ साथ एशिया के देश जैसे कि इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया पर भी हाई टैरिफ्स है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को तो बोलते ही हैं कि इंडिया टैरिफ किंग है, इंडिया अपने टैरिफ कम नहीं कर रहा, राइट। हालांकि हमने कम करने की कोशिश की, जैसे ही ट्रंप पावर में आए
और हमारा बजट आया तो हमने उसमें कस्टम्स ड्यूटीज कम करने की कोशिश की है। जापान पर भी काफी ज्यादा लगा दिया। देखो जापान यूएस की मदद से ही पूरा डेवलप हुआ है 1945 के दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद, हार जाने के बाद, लेकिन जापान तक को नहीं छोड़ रहे, यहां तक कि अपने जो पुराने दोस्त हैं जैसे यूरोपियन संघ, इन पर 20%, इजराइल पर 17%, यूके जिसका ट्रेड सरप्लस है जिसके साथ यूएसए का, यहां व्यापार घाटा नहीं है, ट्रेड सरप्लस एंजॉय करते हैं, वहां भी आप देखोगे इनके ऊपर भी 10%, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ईरान के ऊपर, चलो ईरान के ऊपर तो 10% लगाओ ना लगाओ बराबर है, ईरान से कुछ आता ही नहीं है ज्यादा अमेरिका में, राइट। तो यहां पर दो तरीके के जो टैरिफ हैं वो लागू किए गए हैं। सबसे पहले आप देखोगे सभी देशों से सभी आयातों पर 10% का एक बेस टैरिफ यानी कि एक आधार टैरिफ लगाया गया है, ठीक है। ये बेसिकली आज से प्रभावी हो रहा है, इफेक्टिव हो रहा है। और इसके अलावा एक कंट्री स्पेसिफिक ट्रेडिशनल टैरिफ, पारंपरिक टैरिफ लगाया गया है जो हर एक देश का अलग है, और कहा जा रहा है ये 4 दिन बाद यानी कि 9 अप्रैल से यहां पर लागू हो जाएगा, राइट। तो यहां पर ये कहा जा रहा है, इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि हम भारत पर 26% इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि भारत हमारे ऊपर 52% तक का टैरिफ लगाता है, तो उसका आधा हम लगा रहे हैं। मतलब कि इतना टैरिफ लगाने के बाद भी ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हम लोग कितने दयालु हैं। और ये सब बेसिकली यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, एक यूएस में ऑफिस है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो कि व्यापार के मुद्दों को देखता है, ठीक है। तो यूएसटीआर की ऑफिस के जो रिपोर्ट्स थी, जो फाइंडिंग्स थी, उनके आधार पर ये सारी बातें यहां पर की गई है, ठीक है। तो पारंपरिक टैरिफ की गणना यहां यूएसटीआर जो बोल रहा था उसके आधार पर यहां पर बताई गई। जैसे भारत के केस में इन्होंने अगर 26-27% लगाया तो इन्होंने कैलकुलेट किया कि भारत कितना टैरिफ लगा रहा है, फिर उसके रिटर्न में आप उसका आधा यहां पर भारत के ऊपर लगा दीजिए, राइट। तो यूएसटीआर का मानना है कि ट्रेडिशनली, देखिए यूएसटीआर अमेरिका के बारे में क्या बोल रहा है कि अमेरिका में आप देखेंगे रेगुलेटरी हर्डल्स बहुत थी, ठीक है। अमेरिका में आप देखेंगे टैक्सेशन के मामले थे, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के मामले थे, राइट। इसके साथ साथ करेंसी मैनिपुलेशन का मामला था। तो ये सब होते होते हुआ ये कि अमेरिका के उद्योग काफी ज्यादा महंगे हो गए। ऑफ कोर्स अमेरिका एक विकसित देश है, तो अमेरिका के उद्योग का जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, वो बहुत महंगा हो गया। अगर एक बर्गर अमेरिका में बन रहा है तो वो $100 की वैल्यू का, उदाहरण के तौर पर, और वही बर्गर जब भारत में बन रहा है तो इन सारे कारणों की वजह से भारत या चाइना में, जैसे चाइना में वो $20 का बिकेगा। अब जब चाइना से ये प्रोडक्ट यूएस में जाएगा तो मान लो आपने प्राइस डबल भी कर दिया एक्सपोर्ट करते टाइम, तब भी ये बर्गर चाइना से यूएस जा रहा है तो ये $40 का पड़ेगा। और ऐसे अमेरिका को एक बर्गर अपने यहां पर पैदा करना, प्रोड्यूस करना, उत्पाद करने पर यहां $100 का पड़ रहा है। तो यहां पर ये पूरा डिफरेंस आया है, इसकी वजह से बाकी कंट्रीज अमेरिका का फायदा उठा पाई हैं। ये हमारा यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कह रहा है, ठीक है। तो यहां ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि ये बहुत ज्यादा अनुचित है, ठीक है। 1997 से लेकर अब तक आप देखेंगे 90,000 से ज्यादा जो फैक्ट्रीज हैं वो इसकी वजह से क्लोज हो चुकी है। एंड सरप्राइजिंगली इतने सारे लोग, 66 लाख लोगों की नौकरियां जा चुके हैं। अब आप बोलोगे 1 करोड़ मैडम क्या बात है, इतने तो हमारे यहाँ भारत में बेरोजगार आपको बैठे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। अमेरिका के हिसाब से, उनकी जनसंख्या के हिसाब से ये नंबर काफी ज्यादा है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, यहाँ अमेरिका में पिट्सबर्ग नाम का आपका टाउन है, देखिए अमेरिका है, अमेरिका में यहाँ ग्रेट लेक्स हैं, महान लेक्स हैं, सुपीरियर, हुरॉन, मिशिगन, आयरी, ओंटारियो, और इनके ठीक नीचे यहाँ पर औद्योगिक टाउन्स थे, औद्योगिक शहर थे, इंडस्ट्रियलाइज्ड टाउन्स। और ये सारे के सारे टाउन्स आज के समय पर घोस्ट टाउन्स हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं, क्योंकि सारा का सारा आपका विनिर्माण कहां चला गया, चाइना और वियतनाम में जा चुका है, राइट। तो इससे आप देखते हैं कि हमेशा से, अब इसके बाद होता क्या है, देखिए जब ये प्रोसेस चल रही थी, जैसे जब चाइना को अमेरिका के मार्केट का एक्सेस मिल रहा था 1990s, 1980s, 2000s, इस समय पर हमेशा अमेरिका के राजनेताओं ने इस व्यापार घाटे की अनदेखी की, इसे हमेशा से इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि यहां पर लिबरल पॉलिटिक्स चला करती थी, उदारवादी चला करती थी पॉलिटिक्स, जो कि ये कहती थी कि उदारवादी बनते हैं और चाइना से ज्यादा वस्तुएं यहां पर आयात करते रहते हैं और बाकी देशों से भी वस्तुएं आयात करते हैं, क्योंकि अमेरिका दुनिया भर में वर्ल्ड का लीडर बनने की हमेशा से कोशिश कर रहा था। अमेरिका का सपना तो सच हुआ जब 1990s में सोवियत संघ टूट गया और अमेरिका दुनिया का सोल सुपर पावर बन गया, अकेला सुपर पावर बन गया। लेकिन साथ साथ अमेरिका का व्यापार घाटा तब ज्यादा
ज्यादा बाकी देशों से बढ़ता गया। अब व्यापार घाटा बढ़ता गया, लेकिन इनके राजनेता इस बात को इग्नोर करते गए, इसकी यहां पर एक तरीके से इस बात को ही कंप्लीटली इग्नोर करते गए। अब इसकी वजह से ये ट्रेड डेफिसिट कहीं ज्यादा बढ़ता गया, और अब आप देखोगे अमेरिका में एक ऐसी राजनीति आई है जो इस व्यापार घाटे के काफी खिलाफ है। लेकिन आप अगर व्यापार को सिर्फ और सिर्फ घाटे की तरफ से देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ घाटे या सरप्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो आप बहुत बुरी एक गलती कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जो बोलते हैं कि व्यापार को ऐसे नहीं देखना चाहिए। बहुत बार आपका किसी देश के साथ व्यापार घाटा होता है, लेकिन बहुत बार दूसरे देशों के साथ व्यापार सरप्लस होता है। जैसे भारत चाइना से घाटा रखता है तो अफ्रीका के देशों से सरप्लस रखता है। ऐसे केस में यह जरूरी है कि आप इसे एक संतुलित तरीके से देखें और एक ही पहलू को, सिक्के के एक ही पहलू को ना देखें। अगर अमेरिका को दुनिया भर से सस्ती चीजें मिली हैं तो अमेरिका के उद्योगपतियों ने सस्ता माल दुनिया भर से खरीद कर फिर उससे उद्योगों में अपने लगाया है और फिर उन्हें मार्केट में बेचा है। जैसे मेक्सिको से आने वाला कार का सस्ता सामान अमेरिका में उद्योगों में इस्तेमाल होता है और फिर यही कारें दुनिया भर में यहां पर बेची जाती हैं और अमेरिका के मार्केट में भी बेची जाती हैं। तो इससे अमेरिका का भी फायदा होता है। इसलिए यहां पर अवास्तविक तरीके से नहीं देखना चाहिए इस बात को, यह भी यहां पर कहा जा रहा है, राइट। इसके साथ साथ आपको यहां इन टैरिफ्स के मामले में थोड़ा सा बैलेंस रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब एक पहलू यह भी है कि जरूरी नहीं है कि अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगाए उससे हमारा प्रोडक्ट उनके यहां पर बहुत ज्यादा गिर जाए जाना, या हमारा अमेरिका से व्यापार घाटा होने लग जाए, जरूरी नहीं है ऐसा हो। इसका रीजन क्या है? देखिए, अमेरिका कितना भी टैरिफ लगा ले, अगर डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा यहां पर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ज्यादा एक्टिविज्म करेंगे तो उससे डॉलर की मात्रा में उछाल आ सकता है। जैसे ही डॉलर की मात्रा में उछाल आएगा, अब देखिए अभी मान लीजिए $1 86 रुपीस का है, अब अगर बाद में यही $1 150 रुपए का हो जाएगा, है ना, तो क्योंकि रूपी सस्ता हो गया, जब भी याद रखिए रूपी सस्ता होगा तो इंडिया से एक्सपोर्ट करना आसान होगा, इंडिया से निर्यात करना आसान होगा। और क्योंकि रूपी की तुलना में डॉलर महंगा हो गया है, इसीलिए अमेरिका को भारत से चीजें मंगाना आसान होगा, अमेरिका के उपभोक्ताओं को भारत से चीजें मंगाना सस्ती पड़ जाएगा, राइट। तो चाहे आप कितने भी टैरिफ लगा लो, अगर करेंसी में इनस्टेबिलिटी है और आपकी करेंसी दुनिया की सारी मुद्राओं से महंगी हो रही है, जैसा अमेरिका के साथ कुछ साल में हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपके लिए बाहर से प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना आसान होगा, तब भी बाहर से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते रहेंगे। अगर अमेरिकी उपभोक्ता भारतीय चीजों को पसंद करते हैं तो वो यहां पर भारतीय चीजें मंगाते रहेंगे। अगर यहां पर हम रिप्लेस कर पाते हैं, प्रतिस्थापन कर पाते हैं बहुत चीजों का, राइट, तब भी यहां से बाहर से चीजें इंपोर्ट होती रहेंगी। ठीक है, चाइना का माल मत मंगाओ, लेकिन चाइना के ऊपर आपने ज्यादा टैरिफ लगाए, भारत के ऊपर कम लगाए, तो अब चाइना की जो सप्लाई चेन है, आपूर्ति कड़ी है, वैसी की वैसी चेन भारत में बन जाएगी। एप्पल चाइना से उठकर भारत में आईफोन बनाने लगेगा, फिर यही आईफोन आप यूएस में इंपोर्ट करेंगे, राइट। तो कहने का मतलब ये कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही स्लिपरी स्लोप पे चल रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यहां पर ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा देंगे और उससे फायदा ही फायदा होगा, हो सकता है उससे आपका ही यहां पर नुकसान हो, ठीक है। इससे आप अपनी पुरानी दोस्तियां खो रहे हो। जैसे ऐसे देश जो आपके फ्रेंडली देश हैं, नेटो के मेंबर्स हैं, उनके ऊपर 20% टैरिफ लगा रखें, राइट। आपने इनफैक्ट डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का अंतर भी नहीं छोड़ा। जैसे कंबोडिया और बांग्लादेश जैसे देश हैं जो ज्यादा इंपोर्ट नहीं करते होंगे यूएस के अंदर, राइट, यूएस को ज्यादा माल एक्सपोर्ट नहीं कर पाते होंगे, लेकिन इनके ऊपर 37% तक का टैरिफ लगा दिया अननेसेसरी। जबकि यहां पर दूसरी ऐसी कंट्रीज हैं जैसे चाइना, इनके ऊपर 34% का, जबकि चाइना के ऊपर ज्यादा लगाना चाहिए। चाइना के कंपैरिजन में बांग्लादेश का क्या ही साइज है, बांग्लादेश पर इतना टैरिफ लगाकर क्या ही करोगे आप, राइट। तो यहां पर जो डिफरेंशिएशन है डोनाल्ड ट्रंप ने रखा है वो भी तर्क संगत या रीजनेबल नहीं लग रहा है, कहीं से कहीं तक बहुत आर्बिट्ररी यहां पर साउंड कर रहा है, राइट। और इससे भारत पर तो प्रभाव पड़ ही सकता है। देखिए, भारत और यूएस पिछले कुछ दशकों से लगातार करीब आए हैं, स्पेशली 2005 की यहां पर न्यूक्लियर संधि के बाद, न्यूक्लियर अग्रीमेंट के बाद। और ये पास में ही इसलिए आए हैं क्योंकि इन दोनों को पता है कि चाइना से लड़ाई करने के लिए इन दोनों को एक दूसरे की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, राइट। इनफैक्ट भारत ने अपने जो गुड्स हैं उनका काफी ज्यादा एक्सपोर्ट यूएस की तरफ किया है।
अगर आप यहां देखें तो अमेरिका भारत से केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल, दवाइयां मंगाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, टेलीकम्युनिकेशंस, दूरसंचार की चीजें मंगाता है। हम डायमंड को क्या करते हैं, हम डायमंड को रशिया से मंगाते हैं, सूरत में उसको कट पॉलिश करके दोबारा अमेरिका भेज देते हैं, ठीक है। तो भारत से अमेरिका डायमंड मंगाता है, कपड़े मंगाता है, क्योंकि कपड़े अमेरिका, बांग्लादेश, चाइना, भारत हर जगह सस्ते बनते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भारत से अमेरिका मंगाता है और हम भी अमेरिका से प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, राइट। और इसके साथ साथ आयरन, स्टील के प्रोडक्ट्स ये हम बहुत सारे देशों को बेचते हैं। ऑटो कंपोनेंट्स मंगाता है, प्लास्टिक हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर होकर यूएस जाता है। और इनमें आप देखेंगे कि जितने भी टैरिफ्स हैं यूएस के द्वारा, उससे एक प्रमुख तौर पर यहां पर प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है इन सारे प्रोडक्ट्स पर, स्पेशली एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में। आप देखिए यहां पर इंडिया ने यूएस के लिए टैरिफ्स काफी सारे लगा रखे, 9.7, 7.6, 37.7। अब ये एग्रीकल्चर पर इंडिया ने क्यों इतना ज्यादा यूएस से आने वाले प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा रखा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए ये इतना ज्यादा इसलिए लगा रखा है क्योंकि यूएस से कच्चा गेहूं जब हमारे यहाँ आता है, गेहूं कटकर हार्वेस्ट होकर, तो उससे हमारे जो किसान है उनको यहां मार्केट में, अपने मार्केट में गेहूं बेचने को नहीं मिलती है और इससे हमारे किसान आत्महत्या कर रहे थे, राइट। इसलिए कुछ प्रोडक्ट्स पर हमने टैरिफ ज्यादा लगाए हैं। वहीं अमेरिका को देखिए तो अमेरिका के टैरिफ कम है। अब आप इससे बोलेंगे कि चलो ठीक है, फिर तो अमेरिका ने सही किया हमारे ऊपर टैरिफ लगाकर। ऐसा नहीं है, अमेरिका हमारी तुलना में कहीं ज्यादा विकसित देश है और आज जितनी हमें अमेरिका की जरूरत है, अमेरिका को भी उतनी ही जरूरत हमारी है चाइना से निपटने के लिए। तो अमेरिका को ये सब चीजें भी देखनी चाहिए ताकि ये लोग ये इतना ज्यादा टैरिफ दूसरी कंट्रीज पर ना लगाएं। देखिए अमेरिका, यूके, यूरोप, इन देशों ने पूरी दुनिया पर कॉलोनियलिज्म किया है, उपनिवेशवाद प्रैक्टिस किया है और इन देशों को गरीब करके अपनी तिजोरियां भरी हैं और फिर उन्हीं तिजोरियों से विश्व युद्ध लड़े हैं, वर्ल्ड वॉर्स लड़े हैं। तो इनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि ये एक जिम्मेदार देश की तरह काम करे। अगर अमेरिका अपने आप को दुनिया में लीडर बोलता है तो इनकी जिम्मेदारी है कि ये उस लीडरशिप, उस नेतृत्व की भूमिका को यहाँ पर निभाएं, राइट। तो इसके चलते भी आप देखें कि ये इतना फेयर नहीं है कि आप इतना ज्यादा टैरिफ अचानक से यहाँ पर भारत के ऊपर पुश कर दें, ठीक है। तो जो हाई आपके देखिए जो टैरिफ्स हैं उनका कुछ रीजन है, ठीक है। इनफैक्ट आप चाहे हाई रखो, लो रखो, लेकिन बार बार टैरिफ में चेंज करना, वो भी घरेलू राजनीति के चलते, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप की मेन कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो घोस्ट टाउन्स वाले स्टेट्स, वो जो मिड वेस्ट वाले स्टेट्स मैंने आपको बताए थे, ग्रेट लेक्स के नीचे वाले, वो डोनाल्ड ट्रंप का मेन चुनाव क्षेत्र है जहां से इनको बहुत वोट मिलते हैं। अब ये इन लोगों को खुश करने के लिए हर बार किसी न किसी देश पर टैरिफ लगा देते हैं। अब इससे नुकसान डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को खुद को ही होता है, क्योंकि आप बार बार टैरिफ में परिवर्तन करोगे तो यहां भारत अमेरिका का ऑल्टरनेट यहां पर मार्केट ढूंढने की कोशिश करेगा और ये पिछले कुछ सालों में हुआ भी है, ये प्रूफ के साथ आपको दिख रहा है। जैसे 2019-20 में आप देखिए लगभग 70 उत्पाद श्रेणियों पर टैरिफ बढ़ाए गए थे। 2020-21 में सौर उपकरण सहित 31 श्रेणियों में वृद्धि हुई। 2021-22 में ऐसे ही हेडफोन, स्पीकर, स्मार्ट मीटर, इन सब पर बढ़ोतरी कर दी, राइट। तो इससे आप देखते हैं कि बार बार जब आप टैरिफ लगाते हैं तो उससे प्रॉब्लम्स यहाँ पर और ज्यादा डेवलप हो जाती है, क्योंकि आप एक प्रोटेक्शनिस्ट बजट को फॉलो कर रहे हैं और प्रोटेक्शनिज्म लॉन्ग टर्म में आपको कहीं नहीं लेकर जाता। अगर आप ये सोचते हैं कि सारे देशों के साथ आपके टैरिफ जीरो हो जाए तो इससे दूसरे देश भी आपको उसी नजर से देखेंगे और फिर आपकी ही रणनीतिक महत्वता यहाँ पर कम होगी, राइट। इसके अलावा अमेरिका हमारे ऊपर और भी बहुत सारे इल्जाम लगाता है, जैसे ट्रांसपेरेंसी ना होने का इल्जाम या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इल्जाम। देखिए हमारे यहाँ पर होता क्या है, आपने ऑफन देखा होगा, जो भी हमारे यहाँ कोचिंग मटेरियल या फिर कोई किताब आती है अच्छी, वो टेलीग्राम पर बिकने लग जाती है, राइट। टेलीग्राम पर काफी स्टूडेंट्स होते हैं, मेरी बात से आप अग्री करेंगे, आप भी यूज करते होंगे, मटेरियल्स डाउनलोड करते होंगे। तो हमारे यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेशन काफी होता है। जैसे कोई मूवी आई, मूवी चोरी होकर ऑनलाइन अपलोड हो जाती है, किताब आई, किताब की फोटोकॉपी मार्केट में बिक रही है सस्ते में, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा का ध्यान नहीं रखा जाता। अब इससे अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है, अमेरिका की कौन सी आईपी वायलेट हो रही है। देखिए अमेरिका के केस में इनके कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे इनकी मूवीज, इतना ही नहीं इनके ड्रग्स, इनके फार्मास्यूटिकल्स, इनकी महंगी महंगी दवाइयां। अब इसमें जब आईपीआर में वायलेशन होता है तो अमेरिका सीधा इल्जाम हमारे ऊपर लगाता है। हमारे यहाँ भारत सरकार जेनेरिक ड्रग्स को, सस्ते ड्रग्स को यहाँ पर प्रमोट करती है। अब ये जेनेरिक ड्रग्स अमेरिका के मार्केट में जाते हैं और अमेरिका के उपभोक्ता इन जेनेरिक ड्रग्स को खरीदते हैं और अमेरिका की कंपनियों के ड्रग्स को नहीं खरीदते। इससे फिर अमेरिका और यूरोप भारत से नाराज हो जाए कि आपके यहाँ आईपीआर का प्रोटेक्शन नहीं है, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आप यहाँ पर अपने कृषि के जो क्षेत्र हैं
आपको पता होगा गेहूं और चावल के ऊपर भारत सरकार सबसे ज्यादा न्यूनतम समर्थन शुल्क का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का समर्थन देती है। भर भर के गेहूं चावल हम एमएसपी में खरीदते हैं। ये एक तरीके की सब्सिडी है जो हम अपने फार्मर्स को देते हैं। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड संगठन, विश्व व्यापार संगठन के नियमों के हिसाब से यहां पर शुरुआती तौर पर आप देखें तो इतना ज्यादा एमएसपी अलाउड नहीं है, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में, लेकिन तब भी भारत हमेशा डटा रहा है डब्ल्यूटीओ की कॉन्फ्रेंसेस में भी कि हमारे किसानों की खाद्य सुरक्षा के लिए किसान आत्महत्या ना करे, किसान अपना गेहूं चावल बेच सके, किसान उसकी फसल बर्बाद ना हो, किसान यहां पर, क्योंकि हमारा किसान गरीब भी काफी आपको पता है, तो हमने इन सारे कारणों की वजह से और खाद्य सुरक्षा के कारणों की वजह से हम इतना ज्यादा गेहूं चावल एमएसपी से उठाते हैं और फिर इसी गेहूं चावल को अपने डोमेस्टिक मार्केट में राशन की दुकानों पर 2-2 रुपए 3-3 रुपए में सस्ता बेचकर यहां पर ऑफलोड करते हैं। और अमेरिका इस बात से भी नाराज होता है कि तुम लोग डब्ल्यूटीओ जो है उसका उल्लंघन करते हो और बार बार डब्ल्यूटीओ की कॉन्फ्रेंस में भी बोलते हो, राइट। इसके साथ साथ अमेरिका थोड़ा सा इंटरनेट शटडाउन से भी नाराज होता है कि अब क्या होता है। देखो, जैसे 2019 में हमने कश्मीर में आर्टिकल 370 के प्रभाव को हटाया। अब उसके बाद प्रभाव को हटाने के बाद हमने काफी महीनों तक कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन कर दिया। एक बार जब इंटरनेट शटडाउन होता है तो उससे पूरा वाणिज्य, पूरा कॉमर्स यहां पर प्रभावित होता है। ये खाली अमेरिका नहीं बोल रहा है, ये तो हमारी खुद की सुप्रीम कोर्ट भी बोलती है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भसीन नाम का निर्णय दिया, जजमेंट दिया, और इसमें भी बताया कि इंटरनेट जब आप शट करते हो तो व्यापार प्रभावित होगा। यानी कि मेरा जो आर्टिकल 19 के अंदर फंडामेंटल राइट है प्रोफेशन प्रैक्टिस करने का, अपना खुद का मैं प्रोफेशन काम कर सकूं कुछ भी, वो प्रभावित हो रहा है। इसलिए इंटरनेट शटडाउन कम होने चाहिए। लेकिन हमारे सुरक्षा के कारण है, आपको भी पता है, राइट, इसकी वजह से बहुत बार इंटरनेट शटडाउन हमें करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से आप देखो इतने सारे रीजन हैं जिसकी वजह से अमेरिका हमसे परेशान होता है, राइट। तो यहां आप देखोगे कि जैसे ही ये टैरिफ्स लगेंगे ज्यादा, उससे विश्व का जो विकास है उसकी वृद्धि दर में, वर्ल्ड की ग्रोथ रेट में, वर्ल्ड की जीडीपी में बहुत ज्यादा एक स्लो डाउन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अमेरिका आज भी वर्ल्ड की जीडीपी में एक मेजर रोल यहां पर प्ले करता है, ठीक है। तो ऐसे केस में अमेरिका में भी रिसेशन आ सकता है, अमेरिका के खुद के अंदर मंदी आ सकती है, क्योंकि अमेरिका यहां पर सारी चीजें महंगी मंगाएगा, सारी चीजें महंगी मंगा रहा है तो इसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और महंगाई बढ़ेगी माई बाप, इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो यहां पर मंदी भी आएगी, क्योंकि महंगाई बढ़ते ही लोग बोलेंगे कि अच्छा, एक कपड़ा जो पहले 100 रुपए का था आज 400 का है, तो मैं नहीं ले रही कपड़ा। अगर कपड़ा नहीं खरीदोगे तो कपड़ा व्यापार प्रभावित होगा, फैक्ट्री प्रभावित होगी, और फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर निकाला जाएगा, राइट। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा यहां अमेरिका का भी नुकसान है। नॉट जस्ट दिस, आप देखिए मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन आज के समय में एक मेजर इशू है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर हर तरीके से कभी ना कभी कोई ना कोई, हर बार आप देखेंगे हर साल कोई ना कोई मेजर यहां पर प्रॉब्लम आ रही है। जैसे 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर, 2023 में हमास वाला इजराइल वाला वॉर, राइट, 2024 में भी इजराइल के लेबनान के साथ और दूसरे देशों के साथ प्रॉब्लम्स थे। तो हर बार कोई ना कोई क्राइसिस आ रहा है। इसकी वजह से ऑलरेडी वर्ल्ड में जो मेजर चीजें हैं, बेसिक चीजें, फूड, फ्यूल, खाना, ईंधन, इनकी सप्लाई में पहले ही थोड़ी सी कमी है, जिसकी वजह से महंगाई है। और ऐसे केस में जब अमेरिका अपने ऐसे टैरिफ बढ़ाता जाएगा तो ये और ज्यादा महंगाई का यहां पर शिकार बढ़ते जाएंगे, राइट। और इससे यहां पर स्टैगफ्लेशन का जोखिम है। देखिए स्टैगफ्लेशन क्या होता है, एक तरफ आपके मार्केट में इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, और क्योंकि महंगाई बढ़ रही है लोग आपके यहाँ पर ज्यादा वस्तुएं खरीदने की परिस्थिति में नहीं है, और लोग वस्तुएं नहीं खरीदेंगे तो डिमांड कम होगी, और अगर डिमांड, मांग कम हुई तो फैक्ट्रियां बंद होंगी, और फैक्ट्रियां यहाँ पर बंद होंगी तो बेचारे वर्कर बेरोजगार होंगे। तो आपकी दो चीजें, बेरोजगारी और महंगाई यहाँ पर साथ में बढ़ेगी। और 1929-30 के समय पर अमेरिका में जैसा ग्रेट डिप्रेशन आया था वैसा डिप्रेशन आने की संभावना है, ठीक है। और उस समय पर भी जॉन मेनर्ड कीन्स जैसे, जेएम कीन्स जैसे इकोनॉमिस्ट ने यही बात हाईलाइट की थी कि इसलिए आप ऐसी पॉलिसीज मत रखो, थोड़ा सा सरकार को उदारवादी अमेरिका को होना ही पड़ेगा, ताकि इनके खुद के यहां पर भी मुद्रास्फीति और इसकी वजह से जॉब लॉसेस, इसकी वजह से स्टैगफ्लेशन का खतरा ना हो,
ठीक है। साथ ही साथ ये जो डिप्रेशन है, ये जो मंदी आती है ना, ये एक देश को प्रभावित नहीं करती। अब अमेरिका में जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर बैठा है, अगर उसका पैसा प्रभावित होगा तो उसने जहां यूरोप में पैसा लगा रखा है बैंकों में, मार्केट में, वो वहां से पैसा डिमांड करेगा। अब यही अमेरिकी निवेशक भारत में भी निवेश करता है, तो ये भारत के अपने निवेशकों से पैसा मांगेगा वापस, और भारत और अमेरिका के जो आपके ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाहर से यहां पर निवेश मंगा रखा है, उन्हें ये पैसा वापस देना पड़ेगा। तो इसका प्रभाव फिर भारत पे पड़ेगा, यूरोप पे पड़ेगा, राइट। तो पूरी दुनिया भर में आप देखेंगे कि इसका प्रभाव, इस विश्व जो आपका मंदी है, इसका प्रभाव विश्व भर में पड़ता है, और इससे धीरे धीरे आपका पूरा जो सारा कंट्रीज है वो प्रभावित होने लगती है, ठीक है। जैसे अगर अमेरिका के एक्शंस की वजह से भारत में रुपया कमजोर होगा, रुपया कमजोर हो सकता है, अमेरिका के डॉलर की वैल्यू बढ़ी, रुपया कमजोर हुआ। अगर रुपया कमजोर होगा तो हमारी ये तेल का जो कार्टेल है, तेल का जो आपके बैरल्स है, उसको मंगाना और डिफिकल्ट हो जाएगा। एक तेल का बैरल जो पहले हमें 100 रुपए में पड़ रहा था, अब यही तेल का बैरल हमें 500 रुपए में पड़ेगा। और अगर महंगा पड़ा तो इससे हमारे यहाँ पर जो ट्रक तेल का इस्तेमाल करते हैं वो महंगे में चीज़ों को फैक्ट्रियों पे पहुंचाएंगे, फैक्ट्री और घरों पे जहां पर भी आपका तेल पहुंचता है ऊर्जा बनाने के लिए, राइट। और उसके बाद पूरी ये जो महंगाई है, तेल की महंगाई, ये पूरी अर्थव्यवस्था में जाएगी। इसी को आयातित इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति यानी कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, ठीक है। और इस सारे फिनोमिनन को हम ऐतिहासिक तुलना कर सकते हैं 1930 के दशक में, कैसे यहां पर टैरिफ की लहर आई थी स्मूथ हॉली एक्ट से, और इसके बाद ग्रेट डिप्रेशन कैसे बढ़ा था। इस पूरे यहां पर फिनोमिनन को हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो असल में अमेरिका जो करना चाह रहा है ना, इसका इंपैक्ट अमेरिका पर बहुत ज्यादा पड़ सकता है, और इससे पूरी विश्व व्यवस्था यहां पर प्रभावित हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं शायद अमेरिका की बात भी ठीक है, ठीक है। इतने सारे टैरिफ्स क्यों लगाए जाते हैं बार बार? क्योंकि बाकी देश हो सकता है अपना सामान सस्ते में बेच पाते हैं, और अमेरिका का उपभोक्ता शायद परेशान है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अमेरिका के उपभोक्ता को रिझाने के लिए टैरिफ लगाएं। अगर आपको वाकई यहां पर उपभोक्ता के लिए कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए नौकरियों का इंतजाम कीजिए, उसके लिए अच्छी शिक्षा, व्यापार का इंतजाम कीजिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाइए। आप प्रतिस्पर्धिता, अपनी जो प्रतिस्पर्धा है, कॉम्पिटिटिवनेस है, उसको बढ़ाइए, ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनिए। उससे शायद अमेरिका का लॉन्ग टर्म में ज्यादा यहां पर फायदा हो सकता है। लेकिन क्योंकि बाकी कंट्रीज भी सब टैरिफ्स लगा रही हैं धीरे धीरे, भारत भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया, कड़ा हो गया, इसलिए आप देखते हो कि यहां पर अमेरिका भी इस टाइप की पॉलिसीज ले रहा है। हालांकि अमेरिका कुछ ज्यादा ही यहां पर ज्यादा बड़े कदम उठा रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए अभी यहां पर विश्व व्यापार युद्ध भी छिड़ने का पूरा खतरा है। अमेरिका चाइना दोबारा एक दूसरे पर, जैसे अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए तो चाइना ने दोबारा यहां पर अमेरिका के ऊपर ही नए टैरिफ्स लगा दिए। इससे अमेरिका चाइना तो प्रभावित होंगे, साथ में भारत भी प्रभावित हो सकता है, राइट। क्योंकि ये दोनों कंट्रीज जो सप्लाई करती हैं चीजें वो भारत तक भी पहुंचती है, फिर भारत का प्रोडक्ट भी यहां पर प्रभावित होगा। हालांकि भारत पर पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है अगर चाइना से उद्योग उठकर भारत आ जाए। लेकिन देखा गया है पहले भी कि चाइना से उद्योग उठकर वियतनाम जाते हैं, वियतनाम ना तो बांग्लादेश जाते हैं। जरूरी नहीं है हमारे यहाँ, अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करते हैं तभी उद्योग हमारे यहाँ आएंगे, वरना ये उद्योग हमारे यहाँ पर नहीं आएंगे, राइट। तो इससे हम देखते हैं, ये पूरा आपका टॉपिक है। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में जरूर बताइएगा हमें, क्या आप सोचते हैं इस बारे में। लाइक शेयर कमेंट पीपल जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।